धारिया जी के साथ मेरा बहुत ही जीवंत संपर्क रहता है और मैंने उनके उत्साह को हमेशा अनुभव किया है। कोई भी अच्छी बात उनके कान पर पड़ती है तो उनका फोन अवश्य आता है और बधाई देना, हौसला बुलंद करना, यानी सार्वजनिक जीवन में अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करना, प्रेरणा देना एक निरंतर उनके जीवन का हिस्सा है। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मोहन धारिया जी पुणे के नहीं है या महाराष्ट्र के नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं वो गुजराती है। क्या मोड़ासा में उनके पूर्वज रहते थे, फिर मोड़ासा से उनका यहाँ आना हुआ और हम दोनों की बातचीत अधिकतम गुजराती में होती है। यहाँ से कोई भी महानुभाव अगर गुजरात आए हैं तो मोहन धारिया जी का सुझाव या सूचना आती है कि मोदी जी ये लोग आ रहे हैं, आप जरूर मिलिए, और मैं अवश्य मिलता हूँ। जो आपने यहाँ बनराई डैम की बात की, मेरे यहाँ गुजरात में बोरी बंद ऐसा एक मूवमेंट चलाता हूँ मैं। वो सीमेंट के खाली बोरों में मिट्टी पत्थर भर के पानी रोकने का काम करता हूँ और लाखों की तादाद में वो करता हूँ। मई जून में उस काम को करते हैं और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। गुजरात ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, जल संचय एवं जल सिंचन दोनों में बहुत काम किया है। 6 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर हमने खड़े किए हैं और पिछले 10 साल में किए हैं। मजा ये है कि सारी मूवमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से चलाई है। 60% गवर्नमेंट देती है, 40% लोग देते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं है लेकिन अगर वो श्रम करते हैं तो श्रम को भी हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उन्हीं के हाथों से, उन्हीं की निगरानी में उनके गांव में काम होता है। और इस वाटर कंजर्वेशन के कारण परिणाम ये आया है कि अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया है, हमारे यहाँ 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए हैं। सारी दुनिया में वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं। हम अकेले अपवाद हैं जिसको अभी भारत सरकार रिपोर्ट मेरे पास आया है, 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए। गुजरात में 10 साल में 7 साल अकाल रहता है, वाटर स्कैर्सिटी रहती है। मेरे यहां नर्मदा के सिवाय 12 मास बहने वाली कोई नदी नहीं है। उसके बावजूद भी ये वाटर कंजर्वेशन के कारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% है। गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% है। पिछले 20 साल से भारत का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हर बार लक्ष्य तय करते हैं, हर बार योजना बनाते हैं। अब तक हम 3% क्रॉस नहीं कर पाए। गुजरात अपवाद है। गुजरात कभी भी एग्रीकल्चर के माने हुए राज्यों में उसका नाम नहीं था। या तो पंजाब हरियाणा इलाका नाम आता था, या गंगा यमुना के प्रदेश आते थे, या गोदावरी कृष्णा के प्रदेश आते थे। गुजरात कभी नहीं था। लेकिन आज गुजरात पूरे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन में लीड कर रहा है।
और उसका एक कारण है वाटर कंजर्वेशन। हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन पिछले 40-45 साल में ड्रिप इरिगेशन का काम मुश्किल से 1000-1500 हेक्टेयर भूमि में हुआ था। माइक्रो इरिगेशन के बिना पानी बच नहीं सकता। हमारा मैक्सिमम वाटर फ्लड इरिगेशन पे जा रहा है। अगर हम फ्लड इरिगेशन से बचते नहीं है तो हम पानी बचा नहीं सकते। हमने ड्रिप इरिगेशन मूवमेंट चलाया। इस वर्ष हम करीब 4 लाख हेक्टेयर पर पहुंचे, यानी इन 45 years हार्डली 1200 to 1500 हेक्टेयर, और इन 10 साल में और विशेष रूप से पिछले 6 साल में करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि को हमने माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा है। हमारे देश में कल्पना थी कि शुगर कैन फ्लड वाटर के बिना हो नहीं सकती। हम लोग शुगर कैन कंप्लीटली स्प्रिंकलर से कर रहे हैं और उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है और इसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की और केयर करना, इसमें गुजरात ने काफी काम किया है। इन दिनों सोलार एनर्जी एनवायरमेंट, गुजरात इज ओनली स्टेट इन द इंडिया जहां उसका अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। एंड देयर आर 4 गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जिनका अपना अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, एंड गुजरात इज वन ऑफ दोस 4 स्टेट्स। हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य है। अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट होने के कारण हम हर चीज को एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के एंगल से नजर देखते हैं। और उसका एक परिणाम यह आया है कि पिछले 3 साल से पूरा हिंदुस्तान जो कार्बन क्रेडिट कमाता है, पूरा हिंदुस्तान, उसका करीब 70-80% कार्बन क्रेडिट अकेला गुजरात कमाता है। क्या बात। हम लोग पहले राज्य हैं जो सोलार पॉलिसी लाए। हमारे देश में सोलार एनर्जी की पॉलिसी हम पहले राज्य हैं। हम लोग सोलार पॉलिसी लाए थे और हमने लोगों को कहा था कि हम, अगर आप सूर्य ऊर्जा पैदा करोगे तो हम आपको 13 रुपये तक हम बिजली खरीदने के लिए तैयार है। आमतौर पर बिजली मिलती है 3.5-4 रुपये में, 4.5 रुपये में, उसमें 13 रुपया कहना, तो आप जानते हैं आज का मीडिया का युग कैसा है, कितनी मेरी पिटाई हुई होगी। मोदी अपने आप को क्या मानता है, 13 रुपये में बिजली लेगा, गुजरात का दिवाला निकल जाएगा, बहुत कुछ कहा। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर हमें भावी पीढ़ी को बचाना है तो हमने कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अपना खाने का तो अधिकार है, लेकिन हमें अपनी आने वाली पीढ़ी का भी हजम कर जाना, ये अधिकार ईश्वर ने हमको नहीं दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाना ही हमारा कर्तव्य बनता है। ईश्वर दत्त दायित्व है, वो हमें पूरा करना चाहिए। अगर ये है तो अगर आलोचना होती तो सह करके भी कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते, और हम सोलार पॉलिसी लाए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि हमारे बाद भारत सरकार सोलार पॉलिसी लाई। हमारी जो सोलार पॉलिसी थी उसका फुल स्टॉप कॉमा समेत धो ही ले आए, लेकिन हमने 13 रुपया कहा था, उन्होंने 19 रुपया कर दिया। अब हम बड़े परेशान थे कि 13 में कौन आएगा भाई, जो 19 मिलेगा वहीं जाएगा। तो सब भारत सरकार की बात जाएगी हम सोचते थे, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, इतना सारा धन देने की भारत सरकार की ऑफर के बाद भी पूरे देश में सोलार एनर्जी जनरेशन भारत सरकार के नेतृत्व में 120 मेगावाट हुआ है, जबकि गुजरात का कम पैसे होने के बाद भी 650 मेगावाट हम कमीशन कर चुके हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा है और नियर फ्यूचर में गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा सोलार कैपिटल बनेगा। हम 3000 मेगावाट सोलार पावर के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और ये बहुत बड़ी सेवा होगी। एक जमाना था जब मोबाइल फोन आया तो 16 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया यही चलता था, 1 मिनट का इतना चार्ज लगेगा। आज 18 पैसे भी नहीं लगते हैं। सोलर एनर्जी में गुजरात ने जो रिस्क लिया है उससे देश की बहुत बड़ी सेवा हुई है। उसके कारण इस क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू हुआ है। इक्विपमेंट में कंपटीशन आया है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफी दाम नीचे गए हैं, टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुआ है। इन सब का नतीजा ये है कि शायद 2013 आते आते जो 13 रुपये हमने शुरू किया था और जो भारत सरकार ने जो 19 शुरू किया था, शायद हम 8 और 9 रुपयों के बीच ले आएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं विजुअलाइज करता हूं जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2014 एंड या 2015 तक वो शायद अगर गैस और कोयले से बिजली 5 रुपए में मिलती होगी तो 16 से 6 रुपए में मिलती होगी। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जब G7 समिट हो रहा था, दुनिया एनर्जी क्राइसिस की चर्चा करने जा रही थी, विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र इकट्ठे आए थे। तो प्रधानमंत्री जा रहे थे, तो जाने से पहले मैंने सोचा कि उनको एक बार सुझाव दूं और मैंने चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के देशों के संगठन चल रहे हैं जो पेट्रोलियम पैदा करते हैं। उन देशों का एपेक कंट्रीज हैं, शार्क कंट्रीज हैं, G7 समिट्स होते हैं, कई प्रकार के ऐसे देशों के अलग अलग गुट बने हुए हैं। वो अपने स्पेसिफिक इश्यूज को हैंडल करते हैं। मैंने कहा क्यों ना हिंदुस्तान इनिशिएटिव ले और हम SUN जहां पर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन है, ऐसे देशों का एक संगठन खड़ा करें। उन देशों से एक कॉर्पस फंड बनाएं और हम सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च करें। और दुनिया के अंदर इस हमारी ताकत है, जिनके पास पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम की ताकत पर कूद रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कूद सकते। मैंने उनको बड़ा आग्रह किया था। खैर अब हालत जानते हैं, कुछ होना है नहीं, कब होगा मालूम नहीं हुआ। लेकिन ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जिसमें हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। और भारत में प्राकृतिक चीजों से लोगों को परिचित कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे ब्लड में है ये चीजें, सदियों से है। थोड़ा सा हम भटक गए हैं, मूल रास्ते पर आना है। गुजरात में मुझे इस क्षेत्र में बहुत सफलता मिल रही है। आदरणीय धारे जी तो अनेक बार मेरे आए हैं, हर बारीकी से चीजों को देखा है। उनके यहाँ से काफी लोग आए हैं, बार बार आए हैं, हर चीज को खुद उन्होंने विजिट किया है। कुछ नदियां ऐसी हैं जहां एक नदी पर हमने हर 2 किलोमीटर पर छोटे छोटे इस प्रकार के बोरीबांध बनाए और 8-8, 10-10 किलोमीटर पर तक पानी करीब करीब जनवरी फरवरी तक रुकता है। बारिश समाप्त हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, और पानी होने के कारण कई समस्याओं का समाधान होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ साबरमती नदी आपने पहले अगर देखी होगी तो साबरमती नदी, अगर किसी बच्चों को कहा जाए कि तुम साबरमती नदी पर निबंध लिखो तो क्या लिखेगा? वो लिखता है नदी में बालू होती है, नदी में सर्कस आता है, नदी में क्रिकेट खेलने का अच्छा मैदान होता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि नदी में पानी होता है। ये हाल था साबरमती का। हमने रिवर ग्रेड किया, नर्मदा का पानी साबरमती से जोड़ा, और आज अगर अहमदाबाद में जाओगे तो 24 घंटे 365 दिन साबरमती पानी से भरी हुई है। पानी नर्मदा का है। अब जो बाहर से आदमी आता है उसको लगता है यार क्या कमाल है, मोदी जी ने क्या कर दिया, देखो है साबरमती बिल्कुल बह रही है। लेकिन इतना नहीं है, इसका परिणाम क्या है? मैंने IIM के द्वारा उसका सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिसर्च करवाया। जो नतीजे आए बड़े आश्चर्यजनक। साबरमती में नर्मदा का पानी डालने से पूरे अहमदाबाद सराउंडिंग सारे वाटर टेबल ऊपर आए। वाटर टेबल ऊपर आने के कारण
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पानी खरीदता था ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो अहमदाबाद को सप्लाई करता था, वो बिजली का बिल एक साल का 15 करोड़ रुपए कम हो गया, 15 करोड़ रुपीस पर ईयर। इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके अपने खुद के ट्यूबवेल हैं, जिनका 2000, 2500 बिजली का बिल आता था, वो आज 400, 500, 600 रुपए पर आ गया, क्योंकि वाटर टेबल ऊपर आए। और उसके बाद दूसरा, कभी अहमदाबाद यानी हम लोग फ्लोराइड युक्त पूरा उस नॉर्थ गुजरात का पानी है, 2500 TDS वाला पानी हम पीते थे। साबरमती में नर्मदा का पानी आने के कारण वो करीब 100 TDS इज एज गुड एज बिस्लरी वाटर, नेचुरल वाटर इज एज गुड एज बिस्लरी मिला है। पानी के कारण रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ता है, हेल्थ व्यू पॉइंट से इतना फायदा होता है। मेरे राज्य में कभी 4-5 दिन अगर साथ बारिश हो गई तो बीमारी, हर गरीब घर में, झोपड़पट्टी में बीमारी का तांता लग जाता था। और अखबार में फोटो छपती थी कि अस्पताल में सोने के लिए जगह नहीं है, लोग लॉबी में पड़े हैं। ये वो हाल थे किसी जमाने में। ये शुद्ध पानी के कारण पिछले 8 साल में एक भी एपिडेमिक नहीं हुआ है। एक भी अखबार में ऐसी तस्वीर नहीं छपी कि जहां बीमारों का तांता लगा है और अस्पताल के अंदर नीचे सोना पड़ा, एक भी तस्वीर नहीं छपी। पानी के बचाव के मूवमेंट से कितना बड़ा फर्क आ सकता है, ये मेरे पास खुद के एक्सपीरियंस पड़े। और इसलिए मोहन धारिया जी ने सार्वजनिक जीवन में जो नया मोड़ दिया और लगातार रिसर्च करना, प्रयोग करना, गांव की ओर लोगों को जागरूक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। गांव से हमारे यहाँ शहर में आना स्वाभाविक है, मन हो रहा है। गुजरात में नया अनुभव है। हम एक ज्योतिग्राम स्कीम लाए। ज्योतिग्राम स्कीम के अंतर्गत हर गांव में 24 घंटे हम बिजली देते हैं। और पूरे देश में शायद गुजरात अकेला राज्य है कि जहां बिजली जाती नहीं है, 24 घंटे बिजली मिलती है। और बिजली 24 घंटे मिलने के कारण गांव के जीवन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है कि गांव से शहर की ओर जाने वालों की संख्या में 30% कटौती हो गई, एक कारण से। अब उसके बाद हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाए। आज इंटरनेट अवेलेबल है, टीवी अवेलेबल है। डॉक्टर जो पहले गांव में नहीं रहता था, रहने लग गया है। यानी अपने आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलने के कारण गांव के जीवन में सब सेवाएं उपलब्ध हुई है। अब गांव में हम एक नई सेवा देने जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, ताकि गांव के बच्चे जो कभी मन करता है कि अच्छी शिक्षा के लिए चलो बच्चे को शहर भेज दें, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के कारण शहर के उत्तम से उत्तम शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यानी गांव को बचाने के लिए, गांव को सारी सेवाएं देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी उतना ही भरपूर प्रयोग किया जा सकता है और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। एक उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि धारिया जी की जो तपस्या है, ये जो संशोधन है, भविष्य में जो लोग इस सोच के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी ताकत देंगे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस आयु में भी उनका जो उत्साह है, हमेशा हंसते हुए है, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। जिसमें गिरीश भाई आए थे तब उनसे भी काफी सत्संग करने का मुझे अवसर मिला था। और मैं मानता हूं हम सब ने जो मूलभूत चीजें हैं, उन मूलभूत चीजों को पकड़ करके चले, बहुत फायदा होता है। मैं आज एक पारिवारिक भाव से प्रणाम करने आया था, लेकिन साथ साथ आप सबके भी दर्शन का अवसर मिल गया। धारिया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।